हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंजलि एंड वेलकम टू एंजलॉजिक एकेडमी। ये लेक्चर 4 है ऑपरेटिंग सिस्टम का। आज हम टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, वो कैसे वर्क करते हैं, उनके एडवांटेजेस, लिमिटेशन, एग्जाम्पल्स, ये सब करेंगे आज। तो हमारे 8 इंपॉर्टेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कि ये हैं। और भी होते हैं जैसे मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हम इन्हीं टाइप्स के अंदर पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये बेस्ड होता है बेस्ड ऑन जॉब या फिर प्रोग्राम हैंडलिंग, जो कि हम सीपीयू हैंडलिंग भी बोल सकते हैं। जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बेस्ड होता है टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स में। और जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये दोनों बेस्ड होते हैं नंबर ऑफ कंप्यूटर्स में। अगर हम बात करें मल्टीटास्किंग एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। मीन्स हम मल्टीटास्किंग के अंदर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ सकते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में हम पहले पढ़ेंगे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होता क्या है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में ये सिमिलर जॉब्स को, मीन्स एक जैसे जॉब्स को कलेक्ट करके बैच में रखता है, देन फिर उन्हें प्रोसेस करता है। इसमें 4 कंपोनेंट्स होते हैं: यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैचेस एंड सीपीयू। यहाँ पे डिफरेंट यूजर्स जॉब्स को ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजते हैं। देन ऑपरेटिंग सिस्टम सिमिलर जॉब्स को एक साथ रखकर उनका बैच बनाता है। देन वो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने के लिए जाते हैं। सपोज जो जॉब 1 है एंड जॉब 3 है, उनका सिमिलर जॉब है, मीन उनको जावा में वर्क करना है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उनका बैच बना देगा। एंड जो जॉब 2 है, 4 है एंड 5 है, उनको पाइथन में काम है, तो उनका एक अलग बैच बना देगा। और ये दोनों बैच जाएंगे फिर सीपीयू के पास, और फिर सीपीयू इनको एग्जीक्यूट कर देगा। नाउ द सेकेंड लाइन इज सेइंग एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशनली विदाउट रिक्वायरिंग डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। इस लाइन का मतलब क्या है? सपोज जो बैच 1 है हमारा, वो जावा का है, उसमें और भी जॉब्स गई हैं। सपोज हमारे पास 1000 जॉब्स तक हैं इसमें, तो हम ये नहीं कहेंगे कि पहले यूज़र नंबर 3 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, या यूज़र 10 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो, यूज़र 60 का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो। हम ये नहीं बोल सकते, बल्कि पूरा का पूरा जो बैच है वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस होगा, देन जाके हमें आउटपुट मिलेगा। यहाँ कोई भी यूज़र का इंटरेक्शन कंप्यूटर से नहीं हो रहा है एग्जीक्यूशन के दौरान। इसलिए जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा नॉन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है वो FCFS मीन्स फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला एल्गोरिथम फॉलो करता है। मीन्स अगर इसके पास पाइथन वाला जो बैच है वो पहले गया तो वो उसको प्रोसेस करेगा, या फिर जावा का गया तो वो उसको प्रोसेस करेगा। अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की? क्योंकि जो पुराने कंप्यूटर्स थे उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज थे, तो कोई अगर एक यूज़र कंप्यूटर में बार बार मैनुअली इनपुट दे रहा है तो कंप्यूटर का वैल्यूएबल प्रोसेसिंग टाइम जो होता था वो वेस्ट होता था। इसलिए ये आइडिया लगाया गया कि क्यों ना एक साथ जो जॉब्स हैं उनको कलेक्ट करके कंप्यूटर को दे दिया जाए और वो कंटिन्यूसली काम करे। इसलिए इससे क्या होगा कि जो मैनुअली काम करने का होता था वो कम होगा और सिस्टम का जो यूटिलाइजेशन है वो इम्प्रूव होगा। नाउ इस ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। पहले पढ़ेंगे एडवांटेजेस। तो फर्स्ट इज हाई थ्रूपुट। अब ये थ्रूपुट क्या होता है? दैट इज amount of work processed per unit time। इसका मतलब क्या है कि गिवन टाइम में कितना काम कंप्लीट हुआ। जैसे अगर हाईवे पर एक घंटे में 100 कार पास हुई, तो इसका थ्रूपुट क्या होगा? 100 कार्स पर आवर। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, वो लार्ज नंबर ऑफ जॉब्स को एफिशिएंटली प्रोसेस करने के लिए यूजफुल हो सकता है। मीन कम टाइम में ज़्यादा जॉब्स को कंप्लीट करना, इसलिए इसका हमें हाई थ्रूपुट मिलेगा। नाउ सेकेंड एडवांटेज इज रिड्यूस मैनुअल इंटरवेंशन। मीन यूज़र को हर जॉब के लिए मैनुअली बीच में या फिर बार बार आना नहीं पड़ता। नाउ थर्ड इज रिड्यूस आइडल टाइम। प्रोसेस जब रेडी से टर्मिनेट स्टेट में जाता है तो वो एग्जीक्यूशन टाइम लेता है, और वो जो एग्जीक्यूशन टाइम होता है वो 2 हिस्सों में होता है। फर्स्ट इज सीपीयू टाइम,
जहाँ पे जो जॉब है वो रन कर रही है एंड सीपीयू खाली नहीं बैठा। सेकंड इज इनपुट आउटपुट टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जॉब्स हैं वो रीड राइट करने के लिए गई हैं, तब जो सीपीयू होगा वो आइडल होगा। सपोज जो जॉब 1 है हमारी वो रन हो रही है, तो जब तक वो रन हो रही है तो वो क्या करेगा, हमारा सीपीयू टाइम लेगा। और जहाँ पे वो टर्मिनेट हुई और यूज़र ने क्या किया, इनपुट डाला, तो जो हमारा सीपीयू है वो आइडल हो जाएगा। मीन्स उस टाइम पे वो कुछ काम नहीं करेगा। फिर जो हमने डाल दिया कि जॉब 2 को रन करो, तो जॉब 2 रन होगी एंड इस टाइम पे क्या होगा, सीपीयू दोबारा से खाली नहीं होगा, वो वर्क करेगा। फिर क्या है, वो जब टर्मिनेट हुई, यूज़र ने इनपुट डाला, तब फिर क्या होगा, जो सीपीयू है हमारा वो आइडल हो जाएगा, मीन्स कुछ काम नहीं कर रहा है। इस चीज़ से बचने के लिए जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे ही एक जॉब कंप्लीट होता है सिस्टम नेक्स्ट जॉब को ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर देता है। इससे सीपीयू को बार बार यूजर के इनपुट का वेट नहीं करना पड़ता और जो आइडल टाइम है सीपीयू का वो कम हो जाता है। जैसे जॉब 1 टर्मिनेट हुआ तो ऑटोमेटिकली जॉब 2 को रन किया, जॉब 2 टर्मिनेट हुआ तो ऑटोमेटिकली जॉब 3 को रन किया एंड सो ऑन। इससे जो जॉब्स के बीच सीपीयू का अननेसेसरी आइडल टाइम होता है वो रिड्यूस होता है। नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर रिपीटेटिव टास्क। जो रिपीटेटिव जॉब्स के लिए ये यूजफुल होता है, उनको इजी, फास्ट और टाइम सेविंग्स बना देता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में सिमिलर जॉब्स के बैच बन जाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली बार बार वो काम कर सकता है बिना हर बार यूजर को कमांड्स मैनुअली देना पड़े। जैसे बहुत सारे फाइल्स को कॉपी करना, रेगुलर बैकअप लेना, एक साथ मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करना एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। मीन्स जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं, सीपीयू, मेमोरी, स्टोरेज, उनका मैक्सिमम पॉसिबल टाइम तक एफिशिएंटली यूज़ करना ताकि वो अननेसेसरी खाली ना रहें। नेक्स्ट इज सुटेबल फॉर लार्ज डाटा प्रोसेसिंग। जैसे जो बैच होते हैं हम उसमें कितने भी जॉब्स रख सकते हैं, इवन 1000, 10,000, कितने भी जॉब्स, इसलिए ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूजफुल है। नाउ डिसएडवांटेज, नो डायरेक्ट इंटरेक्शन। एग्जीक्यूशन के टाइम यूजर जनरली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग वेटिंग टाइम। सपोज जो जॉब 1 है हमारी उसका एग्जीक्यूशन टाइम है 1 आवर, जॉब 2 का एग्जीक्यूशन टाइम है 5 मिनट्स एंड जो जॉब 3 है उसका है 1 मिनट। तो मान लो जो जॉब 1 है हमारी वो पहले आई तो वो पहले एग्जीक्यूट कर रही है एंड उसका एग्जीक्यूशन टाइम क्या है, 1 आवर है। तो जब तक वो फिनिश नहीं होगी तब तक जॉब 2 को वेट करना पड़ेगा, मीन्स उसमें क्यू पे रहना पड़ेगा। तो जो जॉब 2 है हमारी उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत लंबा है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट डिबगिंग। सपोज हमने एक साथ 100 टास्क दिए कंप्यूटर को। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली रन होते हैं, इसमें कोई भी जो यूज़र होता है वो इंट्रैक्शन नहीं कर पाता है। तो अगर हमें टास्क 57 में कोई एरर हुआ तो हमें बाद में पता चलेगा जब पूरा का पूरा बैच जो है वो फिनिश हो जाएगा, इसलिए एरर को ढूंढना एंड इसको लोकेट करना हार्ड होता है। नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू प्रायोरिटाइज अर्जेंट जॉब्स। मतलब हमें इसमें इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलता। अगर एप्लीकेशन को इंस्टेंट रिस्पांस चाहिए तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम उसके लिए सुटेबल नहीं है। जैसा हमने पढ़ा था कि बीच में से हम कोई से भी जॉब्स को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पुअर टू इंटरेक्टिव एप्लीकेशन। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन जैसे ऑनलाइन गेमिंग हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, एटीएम ट्रांजेक्शन, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, क्रिटिकल मेडिकल जो कंट्रोल सिस्टम होता है, इन सब में ही इमीडिएट या फिर रियल टाइम रिस्पॉन्स चाहिए जो कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट टाइप इज मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही टाइम पर मल्टीपल प्रोग्राम्स मेन मेमोरी में, जो कि हमारी रैम है, उसमें रखे जाते हैं। सीपीयू एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है और जब वो प्रोग्राम किसी काम के लिए वेट करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू को दूसरे प्रोग्राम को दे देता है। इस डायग्राम में सीपीयू पहले प्रोग्राम को रन कर रहा था। अब जो ये प्रोग्राम 1 है वो फाइल रीड करने के लिए चला गया। ये जो इनपुट आउटपुट टाइम होता है बेसिकली ये सीपीयू का आइडल टाइम होता है जब सीपीयू कुछ नहीं करता। अब सीपीयू खाली ना बैठकर प्रोग्राम 2 के पास चला गया और अगर प्रोग्राम 2 भी वेट करे तो वो प्रोग्राम 3 को मिल जाएगा एंड सो ऑन। अगर इसी दौरान जो प्रोग्राम 1 है हमारा उसका वेटिंग काम कंप्लीट हो जाएगा तो सीपीयू किसको मिल जाएगा, प्रोग्राम 1 को मिल जाएगा अगेन। इसी तरह जो सीपीयू है हमारा उसका मैक्सिमम यूज होता रहेगा। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस। फर्स्ट इज बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू को इफेक्टिवली यूज करना। जैसे अगर कोई प्रोग्राम सीपीयू को वेट करवा रहा है तो वो वेट ना करके किसी दूसरे प्रोग्राम को दे देना, तो वो क्या हो रहा है, बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा है उसमें, क्योंकि सीपीयू जो है वो आइडल नहीं है उस टाइम पे, वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है। नेक्स्ट एडवांटेज इज हायर थ्रूपुट। ये क्या होता है, कम टाइम में हमारे मैक्सिमम प्रोग्राम या जॉब्स कंप्लीट हो जाएगा जिससे हायर थ्रूपुट मिलेगा हमें। नेक्स्ट इज लेस सीपीयू आइडल टाइम एंड बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नाउ डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट इज मोर कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब ओएस को ये डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोग्राम मेमोरी में रहेगा, कौन सा प्रोग्राम सीपीयू यूज़ करेगा, कौन सा वेट करेगा, कौन सा प्रोग्राम रेडी है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो सकता है। नेक्स्ट डिसएडवांटेजेस, मेमोरी मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। अब इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं, तो मल्टीपल प्रोग्राम्स के लिए ज़्यादा मेमोरी मैनेजमेंट चाहिए होता है। नेक्स्ट इज सीपीयू शेड्यूलिंग इज रिक्वायर्ड। अब सीपीयू को किस प्रोग्राम को देना है उसके लिए शेड्यूलिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन आर इम्पॉर्टेंट। अब इसमें मल्टीपल प्रोग्राम साइमल्टेनियसली मेमोरी में होते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंश्योर करना होता है कि एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम का डेटा यूज़ ना करे या फिर मेमोरी को डैमेज या एक्सेस ना करे, इसलिए मेमोरी प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। नेक्स्ट इज इफ़ दे आर टू मैनी प्रोग्राम्स इन मेमोरी द सिस्टम कैन बिकम स्लो। अब बहुत सारे प्रोग्राम्स मेमोरी में होने पर सिस्टम स्लो हो सकता है। जैसे अगर हम भारी बैग सपोज 50 केजी का बैग उठा के चल रहे हैं, तो कॉज ऑफ द वेट हम क्या करेंगे, धीरे चलेंगे। वहीं अगर हम हल्का बैग उठा के चलेंगे तो हमारी जो स्पीड होती है वो तेज होती है। सेम इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स होने पर ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करेगा, ये स्लो चलेगा। नाउ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन होते हैं। इसमें सीपीयू मल्टीपल प्रोसेसेस के बीच में छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है। इसी टाइम इंटरवल्स को हम टाइम स्लाइस या टाइम क्वांटम कहते हैं। जैसे हम 3 एप्लीकेशन एक साथ चला रहे हैं, सबको हमने टाइम इंटरवल दे दिया 2 सेकेंड्स ईच। तो जैसे ही ये 2 सेकेंड्स कंप्लीट होगा तो ये इस ब्राउज़र का टाइम ख़त्म हो जाएगा और वो सीपीयू हमें मिल जाएगा एक्सेल को। इसका भी जब 2 सेकेंड्स ख़त्म हो जाएगा तो वो सीपीयू मिल जाएगा वीएलसी को। ऐसे ही सीपीयू कुछ कुछ टाइम के लिए सबको मिलेगा एंड सबके बीच में स्विच करता रहेगा। इसी को कंटेक्स्ट स्विचिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्विचिंग द सीपीयू फ्रॉम वन प्रोसेस to another is called context switching. Now multitasking operating system, first is primitive multitasking. इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो खुद डिसाइड करता है कि किस प्रोग्राम को सीपीयू जो है वो कितने टाइम के लिए मिलेगा। जैसे हम एक साथ क्रोम, एक्सेल और वीएलसी चला रहे हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा टाइम क्रोम को, फिर एक्सेल को और फिर वीएलसी को सीपीयू देता है। तो इसमें जो कंट्रोल होता है वो सीपीयू के पास रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिसीजन पावर होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रहती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव मल्टीटास्किंग। इसमें प्रोग्राम्स जो हैं वो खुद डिसाइड करते हैं कि सीपीयू कब दूसरे प्रोग्राम को देना है। जब एक प्रोग्राम सीपीयू छोड़ता है तब दूसरा प्रोग्राम रन करता है, तो जो सारा कंट्रोल होता है वो प्रोग्राम के पास होता है, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिसीजन पावर होती है वो प्रोग्राम के पास रहती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोग्राम डिसाइड। थर्ड टाइप इज ट्रू मल्टीटास्किंग। इसका मतलब क्या है कि मल्टीपल प्रोसेस एक्चुअली सेम टाइम पर एग्जीक्यूट हो रहे हैं। ये जनरली मल्टी कोर सीपीयू में पॉसिबल होता है, क्योंकि डिफरेंट सीपीयू कोर्स अलग अलग प्रोसेस को साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। अब इसमें हम लिख सकते हैं प्रोसेस साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट ना। एडवांटेजेस, फर्स्ट इज मल्टीपल टास्क रन कर सकते हैं इसमें हम। बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन, सेव्स टाइम, हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि मल्टीपल टास्क को मैनेज करना इसमें ईजी हो जाता है। नाउ डिसएडवांटेज, फर्स्ट इज कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड। ऑपरेटिंग सिस्टम को कंटिन्यूसली प्रोग्राम को मैनेज करना पड़ता है, कभी शेड्यूलिंग, कभी मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, रिसोर्स एलोकेशन। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इन टास्क को मैनेज करने के लिए जो एक्स्ट्रा सीपीयू टाइम या फिर सिस्टम रिसोर्सेज को कंज्यूम करना पड़ता है, इसी को कंटेक्स्ट स्विचिंग ओवरहेड कहते हैं। नेक्स्ट इज मोर मेमोरी रिक्वायर्ड। अब इसमें मल्टीपल प्रोग्राम्स एक साथ रन होते हैं, जिससे जो रैम है उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका, एंड इसमें क्या होता है कि टू मैनी टास्क होंगे तो इसमें स्लो परफॉर्मेंस होगा। अब जो मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सुनने में थोड़ा सिमिलर लगता है, तो कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए याद रखना जो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो मेन फोकस होता है, मेन फोकस इज ऑन सीपीयू यूटिलाइजेशन और थ्रूपुट पे होता है। बट जो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसका जो मेन फोकस होता है
मेन फोकस इज ऑन, वो होता है मल्टीपल टास्क को एफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिव एग्जीक्यूट करना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मेन फोकस इज ऑन एफिशिएंटली एग्जीक्यूट मल्टीपल टास्क। नाउ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्स विद इन स्ट्रिक्ट डेडलाइंस। इसमें जो ये रियल टाइम है इसका मतलब है टास्क को फिक्स्ड या प्रेडिक्टेबल टाइम लिमिट के अंदर एग्जीक्यूट करना। मान लो एक कार में एक्सीडेंट डिटेक्ट करने वाला सिस्टम या फिर सेंसर है, तो जब कार को टक्कर लगेगा तो हमारे एयरबैग्स ओपन हो जाते हैं जिससे मेजर इंजरी से बचा जा सकता है। बट अगर रिस्पॉन्स देने में बहुत डिले हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये ऐसे वर्क करता है, जो सेंसर है हमारा उसने डिटेक्ट किया एक्सीडेंट, तो फिर जो कंट्रोल सिस्टम के पास इंफॉर्मेशन जाएगी कि एक्सीडेंट हुआ है, तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा, जो हमारा रिक्वायर्ड एक्शन है, जो हमारा एयरबैग्स है बेसिकली वो उसको ओपन कर देगा। इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, सॉफ्ट रियल टाइम एंड हार्ड रियल टाइम। अगर हम हार्ड रियल टाइम की बात करें तो इसमें डेडलाइन मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर डेडलाइन मिस हुई तो सिस्टम फेलियर आ जाएगा, जैसे हमारे एयरक्राफ्ट कंट्रोल पे हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गए, इंडस्ट्री सेफ्टी सिस्टम हो गया। क्योंकि अगर इन सब में सिस्टम फेलियर हो गया तो मेजर इंजरीज होने के चांसेस होते हैं। अगर बात करें सॉफ्ट रियल टाइम की, तो इसमें डेडलाइन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी कभी मिस हो जाए तो सिस्टम कंप्लीटली फेल नहीं होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें रियल टाइम की, तो इसमें आता है हमारा वीडियो एंड ऑडियो प्रोसेसिंग, सेकेंड इज गेमिंग, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, क्योंकि इन चीज़ में अगर एक फ्रेम मिस भी हो गया तो वीडियो और गेम में थोड़ा लैग आएगा, बस कोई हमें मेजर इंजरीज नहीं होगी। अगर इसके एडवांटेजेस की बात करें तो ये प्रिडिक्टेबल होता है, रिलायबल होता है एंड फास्ट रिस्पॉन्स होता है इसमें। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो ये एक्सपेंसिव होता है, मीन्स इसका जो डेवलपमेंट और मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो एक्सपेंसिव होता है, और ये कॉम्प्लेक्स होता है, मीन्स इसको डिज़ाइन और मैनेज करना नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। जो ये रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो लिमिटेड मेमोरी और प्रोसेसिंग रिसोर्सेज वाले सिस्टम होते हैं उनके लिए डिज़ाइन होता है। नाउ लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब स्ट्रिक्ट टाइमिंग रिक्वायरमेंट्स की वजह से जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें चेंजेस करना डिफिकल्ट होता है। नेक्स्ट इज स्पेशलाइज एप्लीकेशन। तो ये उन स्पेशलाइज एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पे स्पेसिफिक टास्क को फिक्स्ड या फिर प्रेडिक्टेबल टाइम के अंदर कंप्लीट करना जरूरी है, जैसे हमारे एयरबैग सिस्टम हो गए, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो गए, एक्सेट्रा। अब कुछ पॉपुलर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। फर्स्ट इज फ्री रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये एम्बेडेड और माइक्रो कंट्रोलर जो एप्लीकेशन होते हैं वहाँ पे यूज होता है। नेक्स्ट इज ज़ेफायर। ये ओपन सोर्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि IoT एम्बेडेड डिवाइसेस में यूज होता है। नेक्स्ट इज VX वर्क्स। ये कमर्शियल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में या फिर एम्बेडेड एप्लीकेशंस में यूज होता है। एंड QNX हमने पढ़ा था, ये ऑटोमेटिव एंड एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये मेनली एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, जैसे रोबोट्स, ऑटोमेटिव सिस्टम हो गए जैसे कार्स, ड्रोन्स, एयरस्पेस सिस्टम्स, IoT डिवाइसेस एक्सेट्रा। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में हम डिफरेंट शेड्यूलिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं। जैसे हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस वाला शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज करते थे, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, रेट मोनोटोनिक शेड्यूलिंग, थर्ड इज अर्लीस्ट डेडलाइन फर्स्ट, जिसको हम EDF भी बोलते हैं, ये शेड्यूलिंग यूज करते हैं। अब ये शेड्यूलिंग क्या है हम इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स को नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके मैनेज करता है और यूजर को ये फील करवाता है कि वो सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल सिस्टम या फिर कंप्यूटर के साथ काम कर रहे हैं। ओके, सपोज एक बैंक की ब्रांचेज है,
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड बेंगलुरु। अब हर ब्रांच में कंप्यूटर्स या फिर सर्वर हो सकते हैं जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन और सर्विसेज हैंडल करते हैं। अब मान लो आप दिल्ली ब्रांच में एटीएम से बैलेंस चेक करते हो, तो आप एटीएम मशीन पर जाके बैलेंस चेक का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। अब आपको ये नहीं पता कि आपका अकाउंट डेटा दिल्ली के सर्वर पर है, मुंबई के सर्वर पर है या किसी सेंट्रल सर्वर पर है। हमें सिर्फ चाहिए हमारा बैलेंस इंफॉर्मेशन, जो कि सिस्टम बैकग्राउंड में जो रिक्वायर्ड कंप्यूटर्स या सर्वर है उनसे इंफॉर्मेशन लेके हमारा जो रिजल्ट है, जो हमारा बैंक बैलेंस है, वो हमें शो कर देता है। नाउ एडवांटेजेस, फर्स्ट इज रिसोर्स शेयरिंग, सेकेंड इज बेटर परफॉर्मेंस, वर्क को मल्टीपल मशीन पर डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है जिससे बेटर परफॉर्मेंस मिलती है एंड वर्कलोड भी कम होता है इसमें। थर्ड इज रिलायबिलिटी, प्रॉपर डिज़ाइन के साथ इंडिविजुअल मशीन फेलियर का इम्पैक्ट जो होता है वो रिड्यूस किया जा सकता है। नाउ स्केलेबिलिटी, नीड के अकॉर्डिंग एडिशनल मशीन ऐड कर सकते हैं इसमें। ट्रांसपेरेंसी, यूजर को डिस्ट्रीब्यूटेड स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो कम दिखाई देती है। नाउ डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट इज नेटवर्क डिपेंडेंसी, ये नेटवर्क पर डिपेंड होता है, मीन्स अगर नेटवर्क कम्युनिकेशन पर प्रॉब्लम होती है तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेशन जो होता है वो अफेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स, इसका जो डिजाइन होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। देन सिक्योरिटी इश्यूज, मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेशन चैनल होने की वजह से जो सिक्योरिटी मैनेज करना इसमें चैलेंजिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, डिफरेंट मशीन्स पर रनिंग प्रोसेस को प्रॉपरली सिंक्रोनाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट इज फेलियर डिटेक्शन, कौन सी मशीन या कम्युनिकेशन लिंक फेल हुआ है उसे आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है इसमें। नेक्स्ट इज कॉस्ट, मल्टीपल मशीन्स और नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो कॉस्ट होता है वो इंक्रीज हो जाता है इसमें। नाउ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो नेटवर्क से कनेक्टेड कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट करने और रिसोर्स शेयर करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे स्कूल कंप्यूटर लैब्स में मल्टीपल कंप्यूटर सर्वर के थ्रू शेयर्ड फाइल्स और प्रिंटर्स को एक्सेस करते हैं। नाउ एडवांटेजेस, इसमें भी रिसोर्स शेयरिंग होगी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, मीन्स यूजर्स, फाइल्स, परमिशंस एंड नेटवर्क रिसोर्सेज को एक सेंट्रल सर्वर से मैनेज कर सकते हैं हम। नाउ बेटर सिक्योरिटी, परमिशंस और ऑथेंटिकेशन के थ्रू एक्सेस कंट्रोल किया जा सकता है इसमें। नाउ इजी कम्युनिकेशन, नेटवर्क के थ्रू जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, चाहे वो पर्सन दूसरे स्टेट या कंट्री में प्रेजेंट है, उससे हम इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नाउ सेंट्रलाइज डेटा और बैकअप मैनेजमेंट, इसमें सेंट्रलाइज सर्वर की वजह से डेटा मैनेजमेंट और बैकअप ईजी हो जाता है। नाउ डिसएडवांटेजेस, सर्वर या फिर नेटवर्क डिपेंडेंसी, अगर इंपॉर्टेंट सर्वर फेल हो जाए तो उसकी सर्विसेज अफेक्ट होंगी। नाउ कॉस्ट, सर्वर, नेटवर्किंग इक्विपमेंट और मेंटेनेंस की वजह से इसमें भी कॉस्ट हाई होगा। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी रिस्क, नेटवर्क कनेक्टेड होने की वजह से सिक्योरिटी थ्रेट्स का रिस्क भी होता है, जैसे मालवेयर, वायरसेस एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन, लार्ज नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए स्किल्ड लोगों की जरूरत होती है। नाउ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और जितने भी मोबाइल डिवाइसेस होते हैं उनके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। नाउ एडवांटेजेस, फर्स्ट इज पोर्टेबिलिटी, इसको ईजिली कैरी किया जा सकता है, इसका टच बेस्ड इंटरफेस होता है। कनेक्टिविटी, वाईफाई, ब्लूटूथ, सेलुलर नेटवर्क, जीपीएस एक्सेट्रा को ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन इकोसिस्टम, यूजर डिफरेंट एप्लीकेशन इंस्टॉल और यूज कर सकता है इसमें। नेक्स्ट इज पावर मैनेजमेंट, बैटरी लाइफ को एफिशिएंटली मैनेज करने का मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। नाउ डिसएडवांटेजेस, फर्स्ट इज लिमिटेड रिसोर्सेज, डेस्कटॉप के कंपैरिजन में इसमें लिमिटेड सीपीयू, रैम और स्टोरेज होता है। नेक्स्ट इज बैटरी डिपेंडेंसी, डिवाइस बैटरी पर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क होता है इसमें, और स्मॉल स्क्रीन होती है। नाउ अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज एटीएम, जो जिसे हम ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं, वो जनरली किस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो एटीएम के ऑपरेशन होते हैं उसको यूजर के एक्शंस का टाइमली और प्रिडिक्टेबल रिस्पॉन्स देना होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द स्मॉल यूनिट ऑफ सीपीयू टाइम एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इन अ टाइम शेयरिंग सिस्टम इज कॉमनली कॉल्ड, जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है उसमें प्रोसेस को दिया गया सीपीयू टाइम क्या कहलाता है? वो होता है हमारा टाइम स्लाइस या फिर टाइम क्वांटम कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज मोस्ट कॉमनली यूज इन टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम यूज किया जाता है? तो वो होता है हमारा राउंड रॉबिन
एल्गोरिथम, क्योंकि टाइम शेयरिंग में हर प्रोसेस को एक फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाता है जिसे हम टाइम क्वांटम या फिर टाइम स्लाइस कहते हैं। जब टाइम क्वांटम कंप्लीट हो जाता है तो सीपीयू नेक्स्ट प्रोसेस को दिया जाता है। इसी तरह हर प्रोसेस को सीपीयू मिलता रहता है। इसी वर्किंग को राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो फिक्स टाइम लिमिट के अंदर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करे? तो वो होता है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा कौन सा फीचर है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम से पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है? वो होता है हमारा सिंगल सिस्टम इमेज, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा जो स्टेटमेंट है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग के बीच जो रिलेशनशिप है उसको करेक्टली डिस्क्राइब करता है? तो वो होता है हमारा ऑप्शन बी, मल्टीटास्किंग इन्वॉल्व स्विचिंग अमंग tasks to provide concurrent execution. Now question number 7, which statement about hard real time operating system is correct? हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो वो हमारी है ऑप्शन बी कि मिसिंग अ क्रिटिकल लाइन इज अनएक्सेप्टेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा ऑप्शन मल्टी प्रोसेसिंग को मल्टी प्रोग्रामिंग से डिस्टिंग्विश करता है? तो वो है हमारा ऑप्शन ए, क्योंकि जो मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें एक से ज़्यादा जो प्रोसेसर या फिर सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट होती है, वहीं जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है उसमें सिंगल सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है? तो वो है हमारा ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, जो सीपीयू है वो हमारा प्रोग्राम P1 को एग्जीक्यूट करता है। उसके बाद P1 जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए रिक्वेस्ट करती है और वेटिंग स्टेट में चली जाती है। फिर क्या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम 2 को एग्जीक्यूट करती है जो कि ऑलरेडी मेमोरी के अंदर है। तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सपोज 3 कंप्यूटर्स एक साथ काम कर रहे हैं लेकिन यूजर को ये जानने की जरूरत नहीं है कि पर्टिकुलर टास्क कौन सा कंप्यूटर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो इस कॉन्सेप्ट को कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रही है? तो वो होती है हमारी ऑप्शन बी, ट्रांसपेरेंसी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडवांटेज ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम बट इज नॉट इट्स डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट? इनमें से कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एडवांटेज हो सकता है लेकिन उसकी डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट नहीं है? तो वह है हमारा ऑप्शन डी, स्ट्रिक्ट डेडलाइन गारंटी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फोकस रिसोर्स शेयरिंग, कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी, स्केलेबिलिटी और बेटर रिसोर्स यूटिलाइजेशन पर होता है। बट जो ये स्ट्रिक्ट डेडलाइन गारंटी है ये डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम शेड्यूलिंग एंड इसके टाइप्स पढ़ेंगे। अब तक जितने भी लेक्चर्स हुए होप सो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हों। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।